वो उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे के शीशे वाले पिछले दरवाजे से अंदर गया था। फिर 2 मिनट में ही वापस आया और एक हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया और बाथरूम उसे थमाया। मिस्टर खान अंदर जाने लगी तो उसने उसे बाजू से पकड़ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? चेंज करने। उसने बाथरूम वाला हाथ लहराया। यावर ने उसके हाथ से बाथरूम और तौलिया लिया और पहले तौलिए से उसे खुश किया और फिर उसके कपड़ों के ऊपर हिबात ही रूप पहना दिया। यहाँ बैठ जाओ कुछ देर के लिए। उसने उसे वापस उस जगह बिठा दिया जहाँ वो पहले बैठे थे और खुद फिर से उसने पानी में छलांग लगा दी। थोड़ी देर तक वो स्विमिंग करता रहा। कुछ देर स्विमिंग करके वो अपनी थकावट उतार चुका और फिर रिलैक्स होकर पूल से बाहर निकल आया। पहले यावर ने जाकर बात ली और फ्रेश होकर बाहर आ गया। फिर उसके बाद मिस्टर खान बाथरूम में घुस गई और उससे कुछ कहने वाला था मगर वो शायद बहुत जल्दी में थी। वो जहरीला मुस्कुरा कर रह गया। जब वो नहाकर बाहर निकली तो यावर ने बड़े गौर से उसे देखा। वो ऊपर यावर की सफ़ेद आधी स्टेनों वाली शर्ट पहने हुए थी जिसका खुला सा गला बार बार उसके एक कंधे से नीचे ढलक जाता था और नीचे उसने अपना ही खुला ट्राउज़र पहना हुआ था। जल्दी के चक्कर में वो कपड़े ले जाना भूल गई थी और बाथरूम की शेल्फ में यही धुली हुई चीज़ें पड़ी हुई थी। यावर को देखकर उसे शर्म आने लगी थी। वो बार बार शर्ट ठीक करती रूम में जाने लगी तो यावर ने रोक लिया। ये बहुत खुली है, मुझे अंदर कुछ और था नहीं तो इसलिए। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ऐसे भी। यावर ने उसे ज़बरदस्ती पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और फिर उसके बाल सिखाए ड्रायर से। वो उसके इस अंदाज पर शर्माने लगी। वो अंदर ही अंदर यावर का ये रूप देखकर हैरान हो रही थी। जितने उस शख्स ने जुल्म किए थे इतनी ही मोहब्बत से वो उसका मदावा करने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी के 2 मग लेकर कमरे में आया। स्विमिंग के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी ने उसका मज़ा दोबारा दोबला कर दिया था। वो उसके साथ कंबल में घुस गया और एक कप उसे थमाया और दूसरा खुद पकड़कर कॉफ़ी के घूंट लेने लगा। कल ईमान आ रही है, वीकेंड है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ, वो मिस्टर खान को बता रहा था। ईमान की आमद का सुनकर वो खुश हुई थी। पहले मिस्टर खान को उसके कॉलेज जाने और हॉस्टल में रहने पर गुस्सा आया लेकिन अब वो मुतमईन थी। यावर से सारे गिले शिकवे जो मिट गए थे। बेशक उसने ज़बान से नहीं कहा था मगर उसका हर अंदाज बता रहा था कि यावर को वो माफ़ कर चुकी है। कल तो वीकेंड है तो आपको ऑफ नहीं होगा ना? मिस्टर खान को याद आया कि इतवार को तो ऑफिस बंद होता था। इतवार को सिर्फ एम्प्लॉयज़ को छुट्टी होती है। एसईओ के काफ़ी काम होते हैं। कल सुबह मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और दूसरे क्लाइंट के साथ साइट विज़िट है। मीटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन साइट विज़िट पे काफ़ी वक्त लगता है और ये शहर से बाहर है इसलिए जाने आने में वक्त लगेगा। ईमान आ रही है तो तुम्हें घर पर छोड़ रहा हूँ वरना साथ ले जाता। उसने काफ़ी का सुख लेते मिस्टर खान का हाथ थाम लिया। उसके हाथों की गरमाइश मिस्टर खान के दिल तक पहुंच रही थी। मिस्टर खान ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। वो एक दूसरे के साथ खामोश बैठे थे तो वो उसमें भी एक ख़ास गुफ्तगू हो रही थी जैसे उनके दिल मोहब्बत की ज़ुबान बोल रहे थे। यावर ने कॉफ़ी ख़त्म करके दोनों मग उठाए किचन में छोड़ाया। वो जानता था सुबह उसके जागने से पहले ये धुल चुके होंगे। वो मग रख कर वापस कमरे में आ गया। मिस्टर खान अब बिल्कुल दराज हो चुकी थी वो भी उसके बराबर आकर लेट गया। उसने एक बाजू मिस्टर खान की कमर के गिर्द बांधी तो वो सिमटी हुई उसकी पनाहों में आ गई। गुड नाइट, गुड नाइट, वो मुस्कुराकर आहिस्ता से उसके बाल से हिलाते हुए सो गया। अगले रोज़ वह जल्दी उठ गया था। वो शुरू से ही ऐसा था, हमेशा से एक्टिव रहा था। सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइज करता था और उसके बाद नाश्ता करता था। उसकी सुबह जल्दी हो जाती थी जिससे उसने अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन किया हुआ था तो वो उससे और भी एक्टिव रहता था। वक्त का पाबंद था और जब उसने मिस्टर खान से कहा था कि डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो ठीक ही कहा था। वो तैयार हो चुका था और नाश्ता भी कर चुका था। मिस्टर खान सो रही थी तो उसने उसे जगाना नहीं समझा मुनासिब। उसने आहिस्ता से उसकी पेशानी पे चूमा और एक नोट छोड़ कर चला गया। मिस्टर खान की आँख खुली तो बराबर जगह उसे खाली मिली। उस जहाज़ साइड बेड पर वो खेल रही थी, मतलब वो जा चुका था। वो उठी और स्लीपर्स पहने तो साइड में पड़े उसके नोट पर नज़र पड़ी। उसने नोट उठाकर पढ़ा, गुड मॉर्निंग, जब उठ जाओ तो मुझे एक रिंग कर देना और ईमान की फ़िक्र मत करना, मैं ड्राइवर से कहा है वो उसे ले आएगा। हैव अ गुड डे एंड मिस यू। आगे जुड़े हुए 2 दिल बने हुए थे। मिस्टर खान को बेख्तियार उसके नोट पे प्यार आया और वो हंसी भी। वो नोट वहीं रख कर उठी और फ्रेश होने चली गई। बाथरूम से बाहर आकर उसने सबसे पहले यावर को कॉल की। बेल जाती रही मगर किसी ने उठाया नहीं। यकीनन उसका फ़ोन वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पे लगा होगा और वो मीटिंग में बिज़ी होगा। मिस्टर खान डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। मुलाजमा ने नाश्ता आगे रखा तो उसने आहिस्ता से यावर के साथ गुज़श्ता रात वाला डिनर या
याद करते हुए नाश्ता मुकम्मल किया। कुछ देर बाद वो फिर से पूल के पास आ गई। उसे रात वाले लम्हे याद करके अच्छा लग रहा था। एक मुस्कुराहट थी उसके लबों से जो जुदा नहीं हो रही थी। दोपहर के खाने से पहले ईमान आ गई थी। ड्राइवर की गाड़ी का हॉर्न बजा तो वो समझ गई कि ईमान घर पहुंच चुकी है। अंदर आते मिस्टर खान के वो गले लग गई। मिस्टर खान ने खुलकर मुस्कुराते हुए उसे खुशामदीद कहा था। और हो, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। यावर भाई से सेटिंग हो गई आपकी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो तुम। हॉस्टल में रहकर ख़राब हो रही हो ईमान। ओफ वो आपी, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। फिर उसके चेहरे पे यकदम मुस्कुराहट आई। वैसे आपी, मेरा हॉस्टल बहुत अच्छा है और कॉलेज तो औसम है, उसने बहुत ही खुशी से कहा। वो दाखिले के बाद पहली बार घर आई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हो रही थी। यावर भाई कहाँ हैं? जब वो कहीं नज़र नहीं आया तो उसने पूछ डाला। वो कहीं गए हैं, काम से शाम तक आ जाएंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। उसका एक सूट केस पे मुलाजिम कमरे में पहुंचा चुका था। वो अच्छी तरह नहा धोकर बाहर आ गई। खाने की खुशबू से उसकी भूख चमक उठी। मिस्टर खान ने खुशी से खाना खाते हुए देखा तो दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। खाना खाकर दोनों ईमान के कमरे में चली गई। ईमान अपने बेड पर मिस्टर खान की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। वो अब भी खुद को बच्चे ही समझती थी। मिस्टर खान के लिए तो वो बच्ची ही थी। मिस्टर खान आहिस्ता से उसके बाल सहलाने लगी। वैसे आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आपने यावर भाई से शादी कैसे की, और आपने इधर से तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ईमान के बाल सहलाते हुए उससे पूछ बैठी। उसे फिर से यावर का प्रपोज़ करना याद आया था। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। ईमान ने उसकी खामोशी के बायस नज़र घुमाकर उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ आप पे, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो मुझे ऑफिस में प्रपोज़ कर चुके थे। फिर मेरा जॉब से उन्होंने घर आए और मुझे एक हफ़्ता सोचने का वक्त दिया और साथ में कहा कि जवाब हाँ में होना चाहिए। मिस्टर खान ने उसे बताया तो ईमान एकदम से उठकर दोनों टांगों को मोड़कर उसके साथ बैठी। हैं, यावर भाई हमारे घर भी आए थे? तो मैंने क्यों नहीं देखा उन्हें? तुम कॉलेज गई हुई थी तो। और ये कब का वाक़या है? जब तुम्हारे पाँव में मौज आई थी उसके कुछ दिन बाद। लेकिन जिस दिन हम यहाँ से लाहौर गए थे उससे 3 दिन पहले हमने निकाह किया था। तो फिर आप यहाँ से क्यों गई थी उन्हें छोड़कर? मुझे निकाह के अगले रोज़ पता चला था कि उन्होंने बाबा को जॉब से निकाला था। क्या आपको निकाह से पहले बाबा के बारे में नहीं पता था? अगर पता होता तो मैं उनसे निकाह करने से पहले ही यहाँ चली आती। लेकिन अभी यावर भाई ने कहा कि उन्हें गलतफहमी हुई थी और उन्होंने असली वाले मुजरिम को पकड़ भी लिया और उन्हें सज़ा भी दिलवाई। आप ही गलतियाँ तो इंसानों से हो जाती हैं ना। उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी आपसे। वो आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आप ही वो बुरे इंसान नहीं हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। क्या आप भी उनसे नाराज़ हैं? नहीं, मैं उनसे अब नाराज़ नहीं हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। ईमान कुछ लम्हे अपनी बहन की उदास सूरत देखती रही। फिर अचानक से उसके चेहरे पर शरारत उभरी। तो फिर मैं हाला कब बन रही हूँ? शर्म करो, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी। इसमें शर्म वाली क्या बात है? आप मेरी बहन है इसलिए आपसे पूछा, यावर भाई से थोड़ा पूछा जो आप गुस्सा कर रही हैं। खबरदार जो तुमने उनसे ऐसी वैसे कोई बात की तो। यार आप ही, इतने बड़े घर में बस 2 लोग रहते हैं, आप बोर नहीं हो जाती? कोई छोटा सा बेबी आएगा तो आप भी मसरूफ़ होंगे और मुझे भी उससे खेलने का मौका मिलेगा। आपको तो पता है ना मुझे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। मेरे हॉस्टल के जो रूममेट है ना उसकी भांजी है छोटी सी, उसने मुझे जब से उसकी तस्वीरें दिखाई हैं मेरा भी दिल करने लगा है कि मेरे पास भी कोई छोटा सा बेबी हो और उसके साथ मैं ढेर सारी तस्वीरें बनवाऊँ। ईमान नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। कभी कभी वो भी मिस्टर खान की तरह एक्साइटमेंट में इस तरह बोलती थी। मिस्टर खान ने उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे चुप करवाया। इतना बोलती हो तुम? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हारी शादी करवा देते हैं, फिर जितने चाहिए वो आ जाएंगे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं कर लूँगी। फ़िलहाल तो आपकी शादी हो चुकी है और जल्दी जल्दी तो आप ही मुझे गिफ्ट दे सकती हैं। मिस्टर खान ने उसे घूरा। ऐसे क्यों देख रही हैं? एक छोटा सा क्यूट सा बेबी तो मांग रही हूँ। तुम्हारा कॉलेज बदलवाना पड़ेगा मुझे। एक हफ्ते में ऐसी हो गई है तो पता नहीं साल बाद क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा। मैं यावर भाई से बात करूँगी, ईमान ने एहतजाजन कहा। खबरदार उनसे ऐसी कोई बात की तो फिर आप मेरा कॉलेज बदलने की बात नहीं करेंगी? इतना अच्छा कॉलेज है, अभी क्या बताऊँ मैं आपको। ईमान अब अपने कॉलेज की कहानियाँ शुरू कर दी। यावर सारा दिन मसरूफ़ रहा था। मिस्टर खान की सुबह वाली मिस्ड कॉल देखकर वो मुस्कुराया था। मतलब वो उसका नोट पढ़ चुकी थी। उसका मूड काफ़ी अच्छा था और वो इस वजह से उसका काम भी अच्छे से हो गया था। वह घर के लिए निकला था लेकिन पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। उसके घर पहुंचते पर पता चला कि खाना भी तैयार हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम यावर भाई। ईमान सबसे पहले लॉन्च में उसे नज़र आई। वालेकुम सलाम, सब ठीक? उसने जल्दी जल्दी पूछा। जी सब ठीक, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे कुछ। नहीं मैं तो ठीक हूँ। वो इसकी बात का मतलब नहीं समझा था।
आप ही रूम में ही हैं। आपकी बात सुनकर वो अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। मिस्टर खान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी उसके परफ्यूम के शीशे का ढक्कन खोले उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो मिस्टर खान ने पीछे मुड़कर देखा। यावर को देखकर वो एकदम गड़बड़ा गई। शीशी अपने पीछे छुपाने के चक्कर में वो उसके हाथ से मसल कर नीचे गिरी और एक छनाके की आवाज़ से टूट गई। कमरे में चारों तरफ उसकी खुशबू फैल गई। अब अगर वो खुशबू को कैद कर सकती तो कर लेती, मगर ओह सॉरी, वो मैं तो बस यूं ही देख रही थी। वो एक शर्मिंदा से होकर सफाई देने लगी। यावर संजीदगी से उसे देखने लगा। मिस्टर खान को उसके चेहरे के आसार कुछ ठीक नहीं लगे। यह उसका फेवरेट परफ्यूम था जो वो रोज़ लगाता था। मिस्टर खान फ़ौरन झुककर कांच उठाने लगी। यावर एकदम से करीब आया और उसे एहतियात से कांच से परे किया। छोड़ दो इसे, हाथ जख्मी हो जाता है। अभी तुम्हारा मेड उठा लेगी आके। मिस्टर खान को लगा वो उस पर गुस्सा कर रहा है। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर खान के चेहरे पे अब भी फिक्रमंदी के आसार थी। मेड से कहो वो ये साफ़ कर देगी और बाहर जाकर खाना लगवाओ। मैं 5 मिनट में फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर एक साथ डिनर करेंगे। मिस्टर खान की घबराहट में कुछ कमी हुई। उसने आहिस्ता से उसके गाल पे शर्ट से एक चुटकी भरी और मुस्कुराते हुए फ़्रेश होने चला गया। यावर भाई आ चुके हैं? हाँ, मिल लिया है मैंने, मिस्टर खान ने जल्दी जल्दी कहा तो ईमान मुँह नीचे करके हंसी। तुम्हें कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही ईमान? नहीं तो मैं कहाँ हंस रही हूँ, वो मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए संजीदा सी शक्ल बनाकर बोली। मिस्टर खान उसे घूरकर मेड से कहने लगी कि वो कमरे में बिखरा हुआ कान साफ़ कर दे। उसने फ़ौरन ही उसके हुक्म की तकमील की। उसे अफसोस हो रहा था कि यावर का फेवरेट परफ्यूम ज़ाया हो गया था। खुशबू बहुत प्यारी थी। वो तो बस उसे मिस करते हुए उसकी खुशबू महसूस कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि अचानक से वो आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। खाने की मेज़ के गिर्द अपनी मखसूस किसी कुर्सी पर बैठा था। उसके पास मिस्टर खान बैठी थी और मिस्टर खान के सामने वाली कुर्सी पर ईमान। तीनों ने बारी बारी खाना अपनी प्लेट में डाला और खाने लगी। खाने के दौरान यावर ने वक्फे वक्फे से ईमान से कॉलेज और हॉस्टल के मुतल्लिक पूछा, जिसका वो इत्मीनान से तसल्लीबख्श जवाब देती रही। खाने से फारिग होकर यावर ने बाहर चलने की ऑफ़र की। रहने दें, आप इतने थके हुए हैं, आराम कर लें, फिर कभी चले जाएंगे बाहर। मिस्टर खान ने उसका ख्याल करते हुए कहा, डिनर तो हम कर चुके हैं, ऐसा करते हैं आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसने मिस्टर खान और ईमान को बारी बारी देखा। ईमान का दिल चाह रहा था कि लेकिन वो मिस्टर खान की वजह से कुछ नहीं बोली। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे, मिस्टर खान ने कहा तो वो सर हिला दिया। वो दोनों भी उसके पीछे गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में हल्की फुल्की बातें करती करती वो उन्हें अपने साथ मॉल ले आया। सबसे पहले आइसक्रीम की तरफ गए और सबके पसंद की फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर की। एक आइसक्रीम खा चुके थे, ईमान का और भी खाने को दिल चाहा। यावर भाई एक और मिलेगी? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, एक क्या, जितनी कहोगी मिलेंगी। उसने मज़ीद आइसक्रीम मंगवा ली। आइसक्रीम खाकर वो उन्हें एक मोबाइल शॉप ले गया। कौन सा मॉडल चाहिए पसंद कर लो। इधर उधर देखते हुए उसने ईमान को मुखातिब किया। वो हक्का बक्का कभी मिस्टर खान को देखते और कभी यावर को। नहीं, रहने दें, उसे मिस्टर खान से डर लग रहा था। ये क्या करेगी फ़ोन? मिस्टर खान ने यावर की दरिया दिली पर झकते हुए कहा, आजकल की ज़रूरत है। फिर ईमान की तरफ मुड़ा, बताओ कोई पसंद आया या मदद चाहिए? न्यू मॉडल चाहिए, उसने सेल्स बॉय से कहा। तो उसने उसे मुख्तलिफ आईफ़ोन दिखाए। ईमान का दिल आईफ़ोन पर आ गया। उसने उसके लिए जदीद वाला आईफ़ोन पैक कराने को कहा और फिर मिस्टर खान से पूछा, तुम्हें कौन सा चाहिए? वो हैरत से उसे देखने लगी। मेरे पास है। हाँ, लेकिन वो पुराना हो गया है और ये मैं लेकर दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। वो उसकी तरफ रुख किए खड़ा था। उसने यावर के इसरार पर भी नए फ़ोन की हामी नहीं भरी। वो पहले ही ईमान को इतना महंगा आईफ़ोन लेकर दे चुका था। वो मज़ीद उसका खर्चा नहीं करवाना चाह रही थी। जब उसने कोई फ़ोन भी पसंद नहीं किया तो यावर ने उसके लिए भी खुद ही एंड्रॉयड का जदीद फ़ीचर्स वाला काफ़ी महंगा फ़ोन ख़रीद लिया और उसे बार बार टोक रही थी कि उसके पास फ़ोन था तो नया लेने की क्या ज़रूरत थी। यावर ने गाड़ी में बैठकर आईफ़ोन का डब्बा ईमान के हाथ में दिया तो वो खुशी और एक्साइटमेंट से उसे खोलने लगी। मिस्टर खान अगली सीट पर यावर के बराबर बैठी थी और ईमान पिछली सीट पर थी। मैं कब से सोच रही थी कि अच्छा सा कैमरा मिल जाए तो मैं अच्छी अच्छी तस्वीरें लूँगी। वो फ़ोन को देखकर खुश हो रही थी। यावर ड्राइव कर रहा था। तुम्हें फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है? नहीं, लेकिन क्यूट से भांजा भांजी को तो मैं ढेर सारी तस्वीरें लूँगी ना। वो जो उस वक्त फ़ोन को देखकर अपने जहन में तस्वर कर रही थी, ज़ुबान से कह दिया, कौन सा भांजा भांजी? अरे मेरी कितनी बहनें हैं जो जब मैं खाला बनूँगी तो मिस्टर खान ने एकदम से उसकी बात काटी। अपनी फ्रेंड्स के बच्चों की बात कर रही है। मिस्टर खान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुँह लटका कर बैठ गई। वो उसकी अधूरी बात का मफ़हूम समझ गया था। उसके बाद तीनों खामोशी से घर आए थे। ईमान अपना फ़ोन लेकर मिस्टर खान और यावर को शब बहर कहकर अपने कमरे में चली गई। सोना तो उसने
कहाँ ही था अपने नए फ़ोन की खुशी में। वो आज की रात जाकर फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गुजारती। उसे फ़ोन को देखकर बाबा भी याद आए थे। उसने उनसे कहा था कि मुझे अच्छा सा फ़ोन चाहिए और उन्होंने कहा कि कॉलेज जाओगी फिर ले कर दूँगा। वो तो दुनिया ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन यावर ने जब उसे फ़ोन लेकर दिया तो अपने बाबा को याद करते हुए रोने लगी। वो अपनी अनजाने में की हुई गलती की तलाफ़ी कर रहा था। अगर उसने उनका सब कुछ छीना तो अब वो इससे कहीं बढ़कर उन्हें अता भी करेगा। मिस्टर गान और वो आगे पीछे बेडरूम में आए। दरवाज़ा खुलते ही उसके परफ्यूम की तेज़ महक उसके नथों में घुसी। उसे बेख्तियार अपनी परफ्यूम की शीशी तोड़ने वाली हरकत याद आई थी। यावर ने उससे कुछ नहीं कहा था। उसके पास कोई एक परफ्यूम तो नहीं था, लेकिन वो ज़्यादातर वही इस्तेमाल करता था। वो उसे बहुत पसंद थी। काफ़ी महंगा था, लेकिन मिस्टर खान से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं था। मिस्टर खान ने जल्दी से जाकर कपड़े बदले और मुँह हाथ धोकर आ गई। इतनी देर में यावर भी चेंज कर चुका था। उसने फ़ोन वाला डब्बा ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बेड पर जाकर लेट गया। एयर कंडीशनर के बायस कमरा काफ़ी ठंडा था। मिस्टर खान के कानों में बार बार मान की बात गूंज रही थी। उसने बर वक्त बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात से अनजान ही थी कि कोशिश कामयाब हुई या नहीं। बेड पे एक तरफ को यावर लेट गया था और दूसरी जानिब वो लेट गई। दरमियान में काफ़ी जगह खाली। यावर ने लेटे ही गर्दन को मारकर उसे देखा। दूसरी जानिब को मोड़ लेती थी वो रुख अपना। यावर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से आगे खिसककर मिस्टर खान को अपने हिसार में ले लिया। वो घबराती शर्माती उसके पनाहों के हिसार में आ गई। तुम्हारी बहन काफ़ी समझदार है। आप भी किसकी बातों में आ गई हैं? वो तो बस यूं ही कहती रहती है। तुम नहीं चाहती कि ईमान अपने क्यूट से भांजा भांजी की तस्वीरें ले? वो मुझे नींद आ रही है। उसने यावर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की तो यावर ने उसे और कस के पकड़ लिया। तो सो जाओ, मैंने कब रोका? यावर ने कहा तो वह हैरत से उसे देखने लगी। उसने आहिस्ता से मिस्टर खान के होठों पे अपने लाभ रखे तो उसने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। यावर ने उसका माथा चूमा। वो अपनी बंद आंखों से उसकी गुस्ताखियों को महसूस कर रही थी। उसके होठों का लम्स बहुत अनोखा था। वो चाहकर भी उसके हिसार से नहीं निकल पा रही थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी, लेकिन वो पूरे मूड में आ चुका था। मिस्टर खान ने कोई मज़ाक़मत नहीं की। उसका मोहब्बत भरा लम्स उसके वजूद को मोतबर कर रहा था। उसके 2 साल पहले कायम किए गए इस रिश्ते की तकमील हो रही थी। वो खुद को अपने शौहर और अपने महबूब के हवाले कर चुकी थी। मिस्टर खान ने आँख खोलकर देखा तो खुद को बेड पर अकेले ही पाया। वो उसके बराबर में नहीं था। उसका दिल एकदम से उदास हो गया। गुज़श्ता रात उसके जहन में फिर से एक फ़िल्म की तरह चलने लगी तो उसके लबों पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान आ गई। उसका हर अंदाज़ मिस्टर खान को मोहब्बत से सरशार कर रहा था। यही सब कुछ सोचते हुए वो बेड से उठी बाथरूम में चली गई। जब आईने में अपनी आँख पे नज़र पड़ी तो एक और हैरत का झटका लगा। वो इस वक्त यावर की ढीली सी शर्ट में थी। बेहतियात उसने अपना चेहरा शर्माते हुए अपने हाथों में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद नहाकर वो काफ़ी आरामदाह महसूस कर रही थी। बालों को सुखाते हुए फिर से उसे यावर याद आया था। उस रोज़ उसने खुद मिस्टर खान के बाल सुखाए थे। वो बालों को सुखाते हुए हल्का हल्का कंगाने लगी। यावर के परफ्यूम की महक कायम थी। अब भी उसकी गैर मौजूदगी का एहसास उस खुशबू की वजह से ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन मिस्टर खान को फिर भी हैरत हुई थी कि वो इतनी सुबह कहाँ गया था इतनी खास रात गुजारने के बाद। असूलन तो उसे उसके पास होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। न जाने क्यों उसके दिल में घबराहट होने लगी थी, जैसे कुछ होने वाला है। वो नाश्ता करके ईमान के साथ मार्केट आ गई। ईमान ने कुछ चीज़ें खरीदनी थी और यावर ने उसके लिए एक क्रेडिट कार्ड और ईटीएम कार्ड भी बनवा कर दिया था ताकि पैसों की कभी कमी ना हो। उसका बहुत ख्याल रख रहा था वो। ईमान को अपनी बहन की किस्मत पर रश्क आ रहा था। इतना चाहने वाला शौहर मिला था उसे, लेकिन उसे पाने के लिए उसने कितनी मुसीबतें झेली थी। सब कुछ शॉपिंग वगैरह करके वो दोनों वापस आ गई। दिन का खाना उन्होंने बाहर खा लिया था और शाम की चाय घर पी कर ईमान ड्राइवर के साथ वापस हॉस्टल चली गई थी। अगली सुबह उसकी क्लासेस थीं। मुझे तो उस लड़की को उस दिन वहाँ उस इवेंट में देखा शौक लगा था। यावर ने उसे कैसे ढूंढ लिया? इतनी मुश्किल से वो उसकी ज़िंदगी से बाहर गई थी, अब फिर से वो हमारे सीने पे मूंग दलने लगी है। विश्मा ने नखुसत माथे पर डालकर कहा। वो मिराल के साथ इस कमरे में बैठी थी और यावर की मौजूदा ज़िंदगी के बारे में इजहार ख्याल कर रही थी। मिराल अपने बेड पर लेटे पाँव झुलाते हुए एक फ़ैशन मैगज़ीन वर्करदानी कर रही थी। डोंट वरी मामा, बहुत जल्दी वो फिर से इससे दूर जाने वाली है और आपकी बार वो इतना दूर जाएगी कि वापसी का कोई इम्कान नहीं होगा। क्या मतलब है? कैसे? मिराल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके होंठों पे एक मुस्कान थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। क्या आप मेरे साथ देंगी? तुम क्या करने वाली हो? मैं यावर को अपना बनाना चाहती हूँ मामा। वो सिर्फ मेरा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे मोहब्बत की है, उसकी हर खुशी का ख्याल किया है, यहाँ तक कि जब वो लड़की उससे निकाह करके उसे छोड़ कर चली गई थी और वो अंदर से टूट रहा था, तब मैंने उसे संभाला था। इतनी मोहब्बत करने के बाद मैं उसे कैसे उस लड़की के हवाले कर दूँ? बिल्कुल मेरी जान, वो बचपन से तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा है और उसे तुम्हारा बनाने के लिए अपनी बेटी का पूरा साथ दूँगी मैं। थैंक यू मम्मा, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। बहुत जल्द वो लड़की हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी और यावर फिर से मेरा हो जाएगा, क्योंकि उस पर सिर्फ हक मेरा है।
यावर उसे अपने हस्पताल में लिए सो रहा था जब उसे ऑफिस से कॉल आई। एक साइट पर जहां आजकल उनका प्रोजेक्ट चल रहा था वहां अचानक से आग लग गई थी। वो फ़ौरन उठा और उसे वक्त वहां पहुंचा था। कुछ मजदूर ज़ख्मी हो गए थे और कुछ चीज़ों का नुकसान हो चुका था। ये शुक्र था कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। उसने फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई थी। कुछ देर का जायज़ा लेने के बाद ही अंदाज़ा लगाया गया था कि आग खुद से नहीं लगी थी बल्कि किसी ने लगाई थी। बाज़ार यूँ लग रहा था कि किसी की सिगरेट से आग लगकर फैली थी, मगर ये उनका अंदाज़ा था। कुछ सैंपल्स वगैरह इकट्ठे करके फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए थे और उनके रिज़ल्ट आने में 1-2 दिन लग जाने थे। जल्दी में वो सरगान को बताकर नहीं आया था। सोते में वो इतनी मासूम लग रही थी कि यावर को उसे जगाना अच्छा नहीं लगा। शाम को जब वो इस सारे घन चक्कर से फारिग हुआ तो उसे फिर में सरगान का ख्याल आया। उसने कॉल करने के बजाय सीधा घर जाने का मुनासिब ख्याल किया। वैसे भी वो कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाला था। वो घर आया तो उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर मिस सरगान कमरे से निकलकर पुल की तरफ आ गई। वो उसे ढूंढता हुआ अंदर आया तो वो कमरे में नहीं थी। यावर ने मुलाजिमा से पूछा तो उसने बताया कि वो पिछली तरफ गई है। वो अपना कोट बाजू उठाकर हैंकर की पिछली तरफ आ गया। मिस सरगान मुँह लटकाए उदासी से पानी में पाँव लटकाकर बैठी थी। यावर के कदमों की आहट पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालकर उससे देख रहा था। मिस सरगान पानी से पैर बाहर निकाल कर उठी और एक नज़र नाराज़गी की उस पर डालकर अंदर जाने लगी तो उसने एक हाथ जेब से निकालकर उसका बाजू पकड़ा। नाराज़ हो? मिस सरगान कहना चाहती थी हाँ, लेकिन कह नहीं पाई। वो उससे नाराज़ नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का अफसोस था। कम से कम वो उसे बताकर तो जाता। सारा दिन उसका फ़ोन भी बिज़ी था। मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे? तो फिर मुझे देखकर वापस क्यों जा रही थी? नहीं तो काफ़ी देर हो गई थी यहाँ बैठे हुए, इसलिए। मिस सरगान ने झूठ बोला। कुछ देर वो खामोशी से उसके सवाल पूछने का इंतज़ार करता रहा, मगर जब वो कुछ नहीं बोली तो उसने खुद ही बता दिया। ज़रूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ज़रूरी काम था। वो उसे आग के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए असल बात गोल कर गया। उसने भी मज़ीद नहीं पूछा। खाना खाएंगे? वो उससे नाराज़ नहीं थी, लेकिन यावर को थोड़ा सा तंग करना चाह रही थी। बिल्कुल, मैं चेंज कर लूँ फिर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगवाओ। वो उसे कहकर चेंज करने चला गया। जब बाहर आया तो मिस सरगान खाना लगा चुकी थी। दोनों ने खामोशी से खाना खा लिया। वो महसूस कर रहा था कि मिस सरगान का चेहरा उदास है। उसे बेचैनी होने लगी। इतनी खूबसूरत रात के बाद एक नई मुसीबत और अब मिस सरगान का मूड। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि उसका मूड कैसे ठीक करे। खाना खाकर जब वो कमरे में गई तो यावर ने उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल उसके पास नीचे बैठ गया। मिस सरगान हैरत से उसे देखने लगी। उसने अपने दोनों कान पकड़े और मासूम सी शक्ल बनाई। सॉरी, इस बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो इतना क्यूट लग रहा था कि मिस सरगान का बेहतियार उसे बोसा देने को जी चाहा। उसकी आंखों में चाहत थी। अच्छा, तो ये सब ड्रामा था? उसके नकोश एकदम तन गए और माथे पे बल पड़े। जब मिस सरगान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे उसने छुपाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो देख चुका था। नहीं तो, मिस सरगान ने अटकते हुए कहा। पता नहीं क्यों उसके तेवर उसे डरा रही थी। उसकी नज़र मिस सरगान पर थी। वो घबरा रही थी। अब तुम्हारी खैर नहीं। उसने मिस सरगान को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर डाला। उस पर झुका तो मिस सरगान ने शर्माते घबराते अपने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोकने की कोशिश की। मुझे नींद आ रही है, बदले लिए बगैर तो नहीं छोड़ूंगा। वो अब भी बगैर मुस्कुराए भारी आवाज़ गहरे अंदाज में कह रहा था। मिस सरगान ने उसकी धमकी पर हथियार डालते हुए यकदम आंखें मीच कर बंद कर लीं। अगली सुबह मिस सरगान की आँख खुली तो वो उसके बराबर में लेटा हुआ था, उसे अपने हसार में लिए। वो उसके सीने पर सर रखे उसकी धड़कनें सुन रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। उसके होंठों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मिस सरगान उसकी मुस्कुराहट में डूबने लगी थी कि अचानक उसे गुज़श्ता रात याद आ गई। एकदम जैसे होश में आई। उसकी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर न जाने वो क्या सोचेगा। मिस सरगान को शर्म आने लगी। उसने फ़ौरन अपनी गर्दन घुमाई और उसका हिसार तोड़कर उठने की कोशिश की। अब रुक गया हूँ तो तुम भाग रही हो? कहाँ जाने की जल्दी है? वो बगैर हिले फिर से उसके हिसार में लेट गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा ने दरवाज़ा खटखटाया। मैडम, नाश्ता तैयार है, मुलाजमा ने बताया। तो वो उसे थोड़ी देर में आने का कहकर यावर के पास आई। नाश्ता तैयार है, आप भी उठ जाएं। तुम उठा दो मुझे। यावर ने अपने दोनों हाथ उसके सामने किए। क्या कर रहे हैं? नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मिस सरगान की बात सुनकर यावर ने सब्र का घूंट पीकर आंखें मीच ली। वैसे आज मैं नाश्ते में तुम्हें ना खा जाऊँ? वो उस पर झुकने लगा तो मिस सरगान ने जोर लगाकर उसे पीछे किया और शर्माते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। यावर ने गहरा सांस लेकर मुस्कुराते हुए अपने बालों में उंगलियां चलाईं। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। नाश्ते के दौरान वो उस वक्तन अपनी गहरी नज़रें उस पर डालता रहा। वो सुर्ख चेहरा लिए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करती रही। नाश्ते से फारिग होकर यावर कमरे में आ गया। अपने क्लोजेट खोलकर उसने मैचिंग टाई निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बांधने लगा। वो तकरीबन टाई बांध चुका था, मगर फिर एक ख्याल के तहत रुक गया। उसने अपनी टाई खोली और मिस सरगान को आवाज़ दी। वो उसकी शरीर निगाहों से बचते हुए अंदर नहीं आ जा रही थी। अब उसकी आवाज़ आई तो जाना पड़ा। वो अंदर गई तो यावर ने उसे अपना करीब बुलाया। वो उसके सामने जाकर उंगलियां मरोड़ती हुई खड़ी हो गई। टाई तो बांध दो।
यावर ने टाई मिसरगान के आगे की तो उसने झुकते हुए पकड़ ली। वो उसके कॉलर के गिर्द लगाई, फिर दाएं बाएं बाल देने की कोशिश की। वो चुपचाप उसके चेहरे को देखता रहा। टाई बांधते हुए वो पूरे ध्यान से अपनी तवज्जो टाई पर रखे हुए क्यूट से एक्सप्रेशंस बना रही थी और यावर उसे देखकर हाथ उठा रहा था। जब बहुत कोशिश के बाद भी उसे टाई नहीं बांधी गई तो उसने झुंझलाकर सारे बल खोल दिए। उसके चेहरे पर झुंझलाहट देखकर यावर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे टाई बांधनी नहीं आती। क्यों, कभी नहीं बांधी? नहीं, बाबा की टाई हमेशा अम्मी बांधती थी। उनके बाद बाबा ने टाई लगाना छोड़ दिया था और जब कभी किसी खास मौका पे लगाते थे तो खुद बांध लेती थी। बाबा के जिक्र पे मुसरगान उदास हो गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसने नज़दीक होकर उसके कमर के गिर्द हाथ रखे और उसके माथे पे पूरा भरपूर प्यार और मान भरा बोसा दिया। मिसरगान ने शर्माकर सर झुका लिया। अपना ख्याल रखना। वो उसे खुदाफिज कहकर चला गया। मिसरगान को एहसास हो गया था कि वो कितना मसरूफ़ रहता था। उसने कुछ अर्सा उसके साथ काम भी किया था, इसलिए भी वो उसकी मसरूफियात से वाकिफ़ थी। उसकी कंजक्टिव मीटिंग्स, डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, साइट विजिट उसे इतना मसरूफ़ रखते थे, लेकिन वो मिसरगान के लिए टाइम निकाल लेता था, चाहे थोड़ा ही सही। वो घर में फारिग रह कर बोर हो जाती थी। हर काम के लिए अलग से मुलाजिम थे जो उसे कभी भी कोई काम हाथ नहीं लगाने देते थे। एक दो बार उसने खाना बनाने की कोशिश की थी, मगर उनने उसे खाना बनाने से मना कर दिया। तक इसके खाना बनाने से यावर नाराज़ हो सकता था। एक रोज़ रात को जब वो दोनों सोने के लिए लेटे तो उसने यावर से बात की, मैं घर में खाली बैठकर बोर हो जाती हूँ। पहले ईमान थी तो कुछ बातें कर लेती थी, अब हॉस्टल शिफ्ट हो गई है और आप भी इतनी देर से घर आते हैं। मैं कितना टीवी देखूँ, अकेले घूमने भी नहीं जा सकती। ये शॉपिंग और पार्टीज़ में अकेले जाना भी अच्छा नहीं लगता और मैं उदास हो जाती हूँ अकेले। बटलर मुझे कुछ बनाने भी नहीं देते। यावर ने उसकी शिकायतें बड़े इत्मीनान से सुनी थी। वो अपना काम कर तो रहा था। तुम्हें थकने की ज़रूरत क्या है? क्यों, मेरा भी दिल चाहता है आप मेरे हाथ का खाना खाएं। इतना बुरा भी नहीं बनाती अब। अच्छा, मैं उसे कह दूंगा, अब वो तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम्हारा जो दिल करे तुम बना लिया करना। आप खुश? जी। वो एक और बात करनी थी आपसे। बोलो। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पहले बाबा की परेशानी की वजह से, फिर ईमान की पढ़ाई और घर के खर्चे की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। मैं चाहती हूँ एक डिग्री और कर लूँ। यावर ने उसके चेहरे को बगौर देखा। क्या उम्र है तुम्हारी? 26। 6 साल छोटी हो तुम मुझसे। तुम्हारी उम्र में मैंने बिज़नेस भी ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई की कोई उम्र तो फिक्स नहीं होती ना, और इस बात का मेरी पढ़ाई से क्या ताल्लुक़? यूँ ही बता रहा हूँ। और तुम्हें मज़ीद पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? लोग पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छी जॉब मिले, अच्छे पैसे कमाए जा सकें। तुम्हारे पास इतना अमीर शौहर है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? पढ़ाई सिर्फ कमाने या जॉब करने के लिए तो नहीं की जाती, सेल्फ ग्रूमिंग और पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी की जाती है। इंसान बहुत कुछ और भी सीखता है। तुम्हें और क्या सीखना है? मैं सिखा दूंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या सीखना है? ये तो मैं पढ़ाई के दौरान सीखती जाऊंगी। तुम्हें ग्रूमिंग या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे ऐसे अच्छी लगती हो, सिंपल और इनोसेंट। मुझे तेज़ और चालाक लड़कियाँ पसंद नहीं है बिल्कुल। लफ्ज़ों को शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा कहीं बेवकूफ़ कहना चाह रहे हैं। वो मुंह बनाकर बोली, नहीं बेवकूफ़ नहीं हो तुम, समझदार हो लेकिन मसनूम हो, इसलिए तुम्हें समझने में देर लग रही कि मैं तुम्हें इतनी देर से क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्या? यही कि बहुत जल्द हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। अगर तुम पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई तो उसका ख्याल कौन रखेगा? घर में इतने मुलाजिम जो है रख लेंगे उसका ख्याल भी। वैसे कौन आ रहा है? वो इसकी बात का मतलब समझे बगैर पूछने लगी। मैं ईमान के क्योर से भांजाबाजी की बात कर रहा हूँ। उसे खुलकर बताना पड़ा। उसे समझने में 2 सेकंड लगे और जब उसकी बात समझ आई तो वो दूसरी तरफ को देखने लगी या वो उसके अंदाज में हंसने लगा। इससे ज़्यादा तो आपको जल्दी है, वो शर्मा कर बोली। क्यों, तुम्हें जल्दी नहीं है? मोम आ रही हैं 2 हफ्तों में और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो गुड न्यूज़ सुनना चाहती है, लेकिन मैं कुछ और भी चाह रहा हूँ। इसलिए फ़िलहाल तुम मेरी तरफ ध्यान दो, शोहर को खुश रखने की तरीके सीखो। 2 साल इंतज़ार किया है तुम्हारा, अब भी तरस आओगी? 2 हफ्तों में उसके मोमडा पाकिस्तान आ रहे थे। उसे खुशी थी कि उसके वालिदैन मिसरगान को अपनी बहू मान चुके थे। अगर ना भी मानते तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो मुतमईन था। वो आग वाले केस की वजह से काफ़ी मसरूफ़ था और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी और यह बात सामने आ गई थी कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। बर वक्त पता चलने पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब उस आदमी को ढूंढा जा रहा था जिसने आग लगाई थी। पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व थी और यावर ने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी लगाए हुए थे ताकि काम जल्दी हो। कुछ मसरूफियात कम हुई तो उसने मिसरगान के साथ रोमांटिक सा डिनर प्लान बना लिया। पिछली बार वो मिसरगान की वजह से नहीं जा सके थे, इसलिए उसने दोबारा से सब कुछ अरेंज करवा दिया। वो मिसरगान के साथ काफ़ी सारी बातें करना चाहता था और इतने मसरूफियत की वजह से जो उसे वक्त नहीं दे पा रहा था उसकी कमी भी पूरी करना चाहता था।
मिस्टर गान लॉन में फूलों के पास बैठी थी। यूं ही फूलों को देखते देखते उसे वो वक्त याद आ गया जब यावर उसके लिए गुलाब के कंगन लाया था। वो इतना अमीर था और रुपये पैसे की कोई कमी भी नहीं थी उसके पास। वो उसे डायमंड की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकता था, मगर उन फूलों के कंगन में उसकी मोहब्बत का जो एहसास मिस्टर गान ने महसूस किया था वो एहसास अलग था। यावर की मोहब्बत भरी नज़रें सोचते हुए वो ख्यालों की दुनिया में कहीं और निकल गई। जब मुलाजमा की आवाज़ पर चौंकी। मैडम, सर की कॉल आई थी लैंडलाइन नंबर पर, आप अपना फ़ोन नहीं उठा रही? कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी मैडम? मुलाजमा की बात सुनकर वो वहाँ से उठकर अंदर गई। उसका फ़ोन बेड के साइड टेबल पर पड़ा न जाने कब से चीख रहा था। उसने फ़ोन उठाया, बेड पर बैठते हुए कॉल आंसर की। यावर की आवाज़ में गुस्से जैसे कोई अलामत नहीं थी। लॉन में थी, इस वक्त क्या कर रही थी वहाँ? फूलों को देख रही थी। कुछ नए फूल खिले हैं, गुलाब और मोतिये के। तुम्हें फूल पसंद है? बहुत। सुर्ख गुलाब तो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, आज हम डिनर बाहर करेंगे। मैं कुछ देर में फ़्री होकर घर आ रहा हूँ, तब तक तुम तैयारी कर लो। यावर ने अपनी बात मुकम्मल करके अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रख दिया। मिस्टर गान भी फ़ोन रख कर उठी और नहाने चली गई। जल्दी से शॉवर लेने के बाद उसने अपनी क्लाउजेट खोली और उसमें से एक खूबसूरत सा ड्रेस निकाला। कपड़े तब्दील करके वो सिंगार मेज़ के सामने आई तो फ़ोन पर मैसेज की टोन बजी। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा, यावर का ही मैसेज था और उसे क्लाउजेट की एक दराज से कोई ज्वेलरी निकाल कर पहनने का कह रहा था। मिस्टर गान ने उसकी बताई हुई दराज में से ज्वेलरी बॉक्स निकाला और जब खोला तो हैरत से उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। बहुत नफीस सा वाइट गोल्ड का लॉकेट था जिसमें अंग्रेज़ी के हरूफ एम और वाई बने थे और उनके दरमियान में बने छोटे से दिल में नन्हे से हीरे चमक रहे थे। मिस्टर गान ने वो लॉकेट बॉक्स से निकाल लिया था, मगर पहना नहीं। वो चाहती थी ये लॉकेट यावर खुद उसे पहनाए। यावर ऑफिस से जल्दी काम निपटाकर घर आया था। मिस्टर गान को इसने पहले तैयार होने का कह दिया था। उसके मुताबिक अब तक वह तैयार हो चुकी थी। यावर की गाड़ी करके ड्राइवे पर आकर रुकी। मिस्टर गान को उसके आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो कानों में आवेज़ें पहन रही थी कि एक धीमी सी शर्मीली मुस्कुराहट उसके होंठों पर रक्स करने लगी। यावर ने अपने साथ वाली सीट से सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता उठाया और गाड़ी से उतरकर कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। कमरे का दरवाज़ा खोलते मिस्टर गान उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ पहनते हुए नजर आई थी। उसने निगाहें झुकाए रखी थी। यावर मुस्कुराते हुए उसके करीब हुआ और सुर्ख गुलाब उसकी जानिब बढ़ाए। मिस्टर गान ने झुमके पहन लिए थे और वो लॉकेट उठाकर उसकी जानिब बढ़ा रही थी जब यावर का गुलदस्ते वाला हाथ उसके सामने आया। मिस्टर गान ने हैरत और खामोशी की मिली जुली कैफियत में वो गुलदस्ता थामा। यावर की नज़रें उसकी गर्दन की जानिब उठी और वहाँ कुछ ना पाकर उसके तासरात एकदम बदले थे। मैंने कुछ कहा था, उसकी आवाज़ में गीला था। मिस्टर गान ने निचला लब दांतों में दबाते हुए लॉकेट उसकी हथेली पर रखा। आप पहना दें। यावर के चेहरे पे हल्के से मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ते से वो लॉकेट मिस्टर गान के गले में डाला। आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको बदले में कुछ नहीं दे सकती। यावर ने उसके दोनों हाथ थामे। तुम्हारी मोहब्बत के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और किसी चीज़ की तलब नहीं है मुझे, और ना ही कुछ चाहिए। आइंदा ऐसी बात मत करना। मिस्टर गान की आंखों में जुगनू चमकने लगे थे, मगर वो कुछ बोली नहीं। उसने ऑफ वाइट रंग की खूबसूरत सी मैक्सी पहनी हुई थी। यावर ने उसके माथे पे अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की और चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो हस्ब मामूल अपने प्लम कलर के अरमानी डिनर सूट में था। मिस्टर गान मुकम्मल तैयार थी और हील्स भी पैरों में डाल चुकी थी। यावर तैयार होकर उसके सामने आया तो मिस्टर गान की मोहब्बत भरी आंखें उसे शाम की रंगीनी का यकीन दिलाते हुए नजर आईं। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसका अक्स अपनी आंखों में जब्त करते हुए वो उसके रूबरू था। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो हूँ ही हैंडसम, यूँ ही तो नहीं लड़कियाँ मरती मुझ पर। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी नहीं है जनाब को? यावर को महसूस हो गया था कि वो जल रही है। बिल्कुल भी नहीं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि तुमने अभी खुद इस बात का एतराफ़ किया है। मिस्टर गान ने मुंह फैला लिया। यावर को बेहतर उस पर प्यार आया। उसने मिस्टर गान के एक गाल पे चुटकी भरी और उसका हाथ थामकर बाहर निकल गया। यावर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो अपनी मैक्सी संभालती बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर आ गया यावर। उसकी गाड़ी देखते हुए मिस्टर गान को कुछ याद आ गया था। काफ़ी दिनों से एक सवाल मिस्टर गान के ज़हन में था जिसे वो बार बार ज़ुबान पे लाने से रोक रही थी। वो उसके साथ गहरे नीले रंग की कार में बैठी थी। पहले तो यावर दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करता था और उसने गाड़ी बदल ली। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। पहले आपके पास दूसरी गाड़ी थी ना, काले रंग वाली? हाँ, वो पोर्शे थी, उसने ड्राइव करते हुए बताया। तो वो आपने बदल क्यों ली? अच्छी गाड़ी थी वो भी, वो चकनाचूर हो गई थी। कैसे? लंबी कहानियाँ, ये वाली अच्छी नहीं लगी तुम्हें? वो उससे सवाल कर बैठा। ये भी अच्छी है। पहले मेरे पास 3-4 हुआ करती थी, फिर मैंने वो अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दी थी। अब सिर्फ ये रह गई है। अच्छा हुआ गिफ्ट कर दी। वैसे भी एक वक्त में तो एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सोच रहा हूँ एक तुम्हें भी गिफ्ट कर दूँ। वैसे भी तुमने मुँह दिखाई देने का मौका नहीं दिया। मैं क्या करूँगी, मुझे ड्राइविंग आती भी नहीं है। ड्राइवर किस लिए होते हैं? और तुम फिक्र ना करो, तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूँगा। आप मुझे और क्या क्या सिखाएंगे? सब कुछ जो तुम्हें नहीं आता। इस तरह की छोटी मोटी बातें करते वो होटल पहुँच गई। यावर ने गाड़ी से उतर कर चाबी
चाबी वेले को दी और मिस्टर खान का हाथ थामकर अंदर ले गया। बाहर से देखने पर उसे पता चल गया था कि वो इस होटल में पहले भी आ चुकी थी, अतर रहमान के साथ तकरीबन 2.5 साल पहले। वो अपनी मखसूस जगह पर जाकर बैठे थे। यावर ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। थोड़ी देर में खाना भी आ गया था। खाना खाते हुए वो हल्की बातें करने लगे। फिर सरगान उसे बचपन के बारे में बताने लगी। कुछ बातें वो उसे शेयर कर रही थी। जब किसी बात पर वो मुस्कुराई तो यावर उसे गौर से देखता था। वो बिल्कुल किसी खूबसूरत से बच्चे की तरह लगती थी। मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे क्यों चुना? किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? उसकी आंखें खराब होंगी। सच सच बताएं, मुझे तो तुम बहुत क्यूट लगती हो। तुम बहुत मासूम हो, शायद इसलिए। आप बेवकूफ़ कहना चाह रहे थे? शायद नहीं, मासूमी कहना चाह रहा था। आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत कब हुई ये तो पता नहीं, लेकिन एहसास तब हुआ जब तुम मेरे ख्वाब में आई थी। यावा ने बड़े सादा से अंदाज में बताया। मैं आपके ख्वाब में आई थी? तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाता था, इसलिए तुम पे इसका गुस्सा उतारता रहा। मुझे इस बात का गिल्ट होता था कि मैंने तुम्हें टॉर्चर किया। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी जानिब खींचती थी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुम्हारी जानिब खींच रही थी और मैं उससे दूर भागने की कोशिश करता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें देखने का आदी हो गया था। तुम्हारी जॉब छोड़ के जाने पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो चुपचाप उसे सुन रही थी। वैसे मैं उस दिन तुम्हें प्रपोज़ करने वाला नहीं था, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। मैंने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया हुआ था जो फाइनेंस के फ्रॉड केस को ट्रैक कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें सच्चाई मत बताऊं, वरना तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया। अगर मुझे तब पता होता कि तुम इस तरह मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करोगी तो ने कहा कि फ़ौरन बाद तुम्हें मैं सब कुछ बता देता खुद। मिस्टर खान उदास सी शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। यावर इस डिनर को स्पेशल बनाना चाहता था, उदास नहीं। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इन सब की वजह से ही तुम मुझे मिली हो। मैं अब तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, आई प्रॉमिस। मिस्टर खान ने उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली बख्श अंदाज में देखा। कुछ देर बाद खाना खाकर वो होटल से निकल आए। रास्ते में एक सिग्नल पे उनकी कार रुकी तो यावर को फिर से वो फूलों का कंगन बेचने वाला मिल गया। उसने उससे 2 कंगन मिस्टर खान की कलाइयों के लिए ख़रीद लिए। यावर ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया तो उसने समझते हुए अपने दोनों हाथ उनके सामने कर दिए। उसने वहीं गाड़ी में बैठे बैठे वो कंगन मिस्टर खान को पहना दिए। वो खुशी से अपनी कलाइयों में पहने कंगन देखकर उन्हें छूने लगी। थैंक यू हर चीज़ के लिए। यावर ने प्यार भरी नज़रों से हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर किसी ख्याल के तहत पूछने लगा, तुम्हें डिनर कैसा लगा? बहुत अच्छा था, होटल भी बहुत अच्छा था, उसका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा। तारीफ़ का शुक्रिया। वैसे तुम्हें पता है वो होटल मेरा है। क्या मतलब? मिस्टर खान को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा था। मतलब ये है कि जहाँ से अभी हम निकले हैं डिनर करके, इस पूरे होटल का ओनर मैं हूँ। क्यों, तुम्हें पता नहीं था? नहीं, लेकिन मैं एक बार पहले भी यहाँ आई थी। जानता हूँ, वो फ़ौरन इसके बाद काट कर बोला। उस दिन मैंने देखा था तुम दोनों को डिनर करते हुए, काफ़ी इंजॉय कर रही थी तुम उसके साथ। आपने भेजा था इस काम के लिए, मैंने फ़ाइल पे साइन करवाने भेजा था, डिनर करने तो नहीं। तो मैं क्या करती? उन्होंने शर्त रखी थी और मुझे आपकी धमकी का डर था। वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा था। अब ये मत कहना कि तुम्हें मालूम नहीं था। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं जानबूझकर उनके साथ डिनर करने आई थी? यावर ने मुंह से कुछ नहीं कहा, मगर उसके तने हुए नकूश तायद कर रहे थे। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरी तो उस वक्त आपसे कोई कमिटमेंट भी नहीं थी, लेकिन उस दिन आप इवेंट में मुझे अपने साथ लेकर गए और मुझे एक कोने में अकेला छोड़कर खुद अपनी एक्स फियांसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो मेरी कज़न भी है और वो सिर्फ मुझे दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर गई थी। जी, मुझे भी नज़र आ रहा था कि आपको उसके दोस्तों से मिलकर कितनी खुशी हो रही थी, और वो आपका बाजू पकड़ कर ऐसे खड़ी थी जैसे मुझसे ज़्यादा आप भी उसका हक़ है। वो मंज़र फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था। अच्छा, अब मैं समझा। तो तुम इसलिए वहाँ से बताए बगैर निकली थी क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी? मैं क्यों जलने लगी? मेरी बला से आप जिसकी मर्ज़ी बाहों में बाहें डाले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने गुस्से से कहकर मुंह दूसरी जानिब मोड़ लिया। सिग्नल भी खुल गया। यावर ने एकदम रेस पे पाँव रखा। उसका सारा गुस्सा एक्सीलेटर पे निकल रहा था। अच्छा, अभी तो सिर्फ एक्स फियांसे के साथ बात करने में इतना गुस्सा दिखा रही हो, अगर कल को मैंने किसी और से शादी कर ली फिर क्या करोगी? कर लें, उसने बड़े बेनियाज अंदाज में कहा। अंदर तो दिल कांपता था, लेकिन जाहिर नहीं किया। सोच लो ये ना हो बाद में तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने की कोशिश करो। कितनी बार तुमने ऐसा करने की कोशिश किया? बहुत मज़ा आता है तुम्हें मुझसे इस तरह परेशान करने में। पता नहीं वो गुस्सा हो रहा था या नाराज़। बस एक ही बार तो गई थी मैं, वो तंग आकर बोली। एक बार? अच्छा, पहले जब हमारा निकाह हुआ था और तुम किडनैप हो गई थी, वहाँ जब मैं तुम्हें लेने आया उस वक्त तुम मेरे साथ जाना नहीं चाह रही थी। दूसरी मरतबा तुम्हारी कोशिश कामयाब रही और 2 साल तक तुम मुझसे दूर रही, और फिर उस दिन इवेंट से भी तुम बगैर बताई जा रही थी। अगर मैं तुम्हें देख ना रहा होता तो तुम अकेली चली जाती। उसके बाद तुम कितना लड़ी, मुझसे बात तक नहीं की, और फिर से ज़िद लगा ली कि जाना है। एक बार, ये एक बार है? कामयाब सिर्फ तुम एक बार हुई थी, वरना कोशिश तुमने बार बार की।
तो मैं किसी वजह से ही गई थी, आपकी गलती थी सारी, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल दो। उस दिन मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाने वाला था और तुम मूड ख़राब करके पहले ही वहाँ से निकल आई थी। इस बात पर मिस्टर खान के दिल को कुछ हुआ, वो ये बात नहीं जानती थी और वरना यूँ निकल कर नहीं आती शायद। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आइंदा ऐसा किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो गुस्से से नहीं कह रहा था, उसकी धमकी का अंदाज भी नरम था। मिस्टर खान ने बेइख्तियार उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने होंठों से लगा लिया। ऐसे नहीं, घर जाकर अच्छे तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, वो अब भी इतनी संजीदगी से बोला। उसने जल्दी जल्दी नीम गर्म पानी से बात लिया, घर आ गए और बेड पे आ गया। उसके बाद मिस्टर खान बात लेने गई। इतनी देर में यावर ने अपना फ़ोन चेक किया, कोई मैसेज या कॉल वगैरह तो नहीं आई थी। उसने डिनर के दौरान अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था। मिस्टर खान चुपचाप आकर उसके बराबर में लेट गई। कुछ कह रही थी तुम गाड़ी में? याद ना रहा, सुबह सोचूंगी, गुड नाइट। तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही ईजी नहीं ले रही हो? पहले तो मैं हल्के में छोड़ने वाला था, लेकिन अब जुर्माना लगेगा। अच्छा सॉरी। वरना ये मत कहना कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जैसे तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा यूँ नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं है मुझे। इतनी सी बात थी, पता नहीं तुम क्या सोच कर बैठी थी। गुड नाइट। वो उसे अपने हथेलियों में लेकर आंखें बंद कर चुका था। मिस्टर खान ने आंखें खोलकर एक नज़र घूरकर उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और फिर खुद भी उसके गिर्द अपनी बाजू लपेट कर सो गई। अगले कुछ दिन वो काफ़ी मसरूफ़ रहा था। मिस्टर खान के साथ ठीक से वक्त भी नहीं मिल रहा था। उन दिनों वो घर देर से आ रहा था और खाना खा के वो फिर से लैपटॉप लेकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाता था और मिस्टर खान उससे चंद बातें ही कर पाती थी और फिर सो जाती थी। मिस्टर खान इसी में खुश थी कि वो इसे इतनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत खुशी थी और नफ़रत से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक हफ्ते बाद यावर के वालिदैन आने वाले थे। उष्मा और मिराल को भी मालूम हो गया था। मिराल अंदर ही अंदर जल रही थी। वो जल्द अज जल्द मिस्टर खान को यावर की ज़िंदगी से दूर भेजना चाहती थी ताकि वो यावर उसका हो जाए और वो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। उसके मुताबिक कुछ भी करने को तैयार थी। इस वक्त वो अपने लैपटॉप पे कंपनी के सेल्स का स्केल देख रही थी जब उष्मा उसके पास आई। देखो मिराल, रुमाना और शहबाज भाई अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही हैं, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। उष्मा ने मिराल से कहा तो उसने लैपटॉप बंद करके एक साइड पर रखा। डोंट वरी मम्मा, वो 2 दिन भी नहीं लगेंगे उसे यावर की ज़िंदगी से जाने में। बस मौके की तलाश में हूँ। इस बार ऐसी प्लानिंग की है और खुद ना गई तो यावर खुद ही निकाल देगा उसे। मुझे तो वह पूरा भरोसा है मेरी जान। आखिर इस लड़की ने तुम्हारा हक छीना है, उसे सबक ज़रूर मिलना चाहिए। जस्ट वेट एंड सी, इट्स टाइम टू शो मामा। 2 दिन बाद यावर के वालिदैन आ रहे थे। मिस्टर खान ने सारे घर की सेटिंग करवा दी थी। वैसे तो वो अलग घर में रहते थे, लेकिन इस बार कुछ दिन वो यावर के पास ठहरने वाले थे और वजह थी मिस्टर खान। वो अपनी बहू से पहली मरतबा बहू समझ कर मिलने वाले थे। शहबाज अली सिकंदर को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर रोमाना का दिल चाह रहा था। वो मिस्टर खान से मिलकर अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी ताकि उसका दिल उनकी तरफ से साफ़ हो जाए। वो दिल की बुरी नहीं थी, मगर वक्त और हालात ने उन्हें कुछ वक्त के लिए बुरा बना दिया था। शाम होने वाली थी। मिस्टर खान मुलाजमत से सेटिंग करवा चुकी थी तो एक मुलाजमा के कहने पर उसने उन्हें छुट्टी दे दी। अब घर के छोटे मोटे ही काम थे वो खुद भी कर लेती। वो अपने बेडरूम में कुछ देर के लिए आराम करने लेटी थी। थोड़ी देर बाद हल्की सी भूख महसूस हुई और कुछ चटपटा सा खाने का जी चाहा तो उसने चाय के साथ कुछ स्नैक लेने का सोचा और कमरे से बाहर आई तो सामने से मिराल और विश्मा को आते देखा। वो हैरत और उलझन भरे अंदाज में उन्हें देखने लगी। मिराल के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। कब जा रही हो तुम यहाँ से? जी, डोंट टेल मी कि यावर ने तुम्हें बताया नहीं? क्या नहीं बताया? मिस्टर खान कश्मकश में थी कि ये सब क्या चल रहा है, ऐसे अचानक से क्यों आई थी और यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही थी उसे? न जाने क्या होने वाला था। यही कि यावर की वाइफ हूँ। मिस्टर खान को अच्छा खासा शौक लगा था। तुम्हारे उसे छोड़कर जाने के बाद उसने फ़ौरन मुझसे शादी कर ली थी। तुमसे तो शादी उसने सिर्फ तुम्हारे बाप को बदला लेने के लिए की थी। आप तुम फिर वापस आ गई हो। मेरे पापा बेगुनाह थे और असल मुजरिम को सज़ा भी मिल चुकी है। इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने मुझे खुद बताया है। वो उसे तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। मिराल के इस इंकशाफ पे मिस्टर खान एक लम्हे को लाजवाब हो गई थी। उसने तो यावर की बात का यकीन कर लिया था, सबूत तो मांगा ही नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ जैसा मिराल कह रही है तो उसे आगे वो सोच नहीं चाहती थी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? वैसे तो मैं चुप रहती, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ चिपक कर उस इवेंट में घूम रही थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। वो मेरे शोहर हैं, मेरी मर्ज़ी जैसे भी मैं घूमूँ उनके साथ। मेरा शोहर है वो। बदले ले रहा है तुमसे। वो 2 साल पहले जो तुम्हारे बाप ने चोरी की थी ना, उसकी कीमत वसूल कर रहा है तुमसे। जब उसके पैसे पूरे हो जाएंगे ना तो उसी दिन तुम्हें बाहर फेंकेगा वो। वैसे तो मैं तुम्हें ये सब ना बताती, लेकिन मैं ठहरी एक नरम दिल लड़की समझ सकती हूँ जब वो यूज़ करके छोड़ देगा तो कैसा महसूस होगा तुम्हें। इसलिए बेहतर इसी में है कि चुपचाप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, वरना उसे तुम अभी तक जान नहीं पाई। वो यावर अली सिकंदर है, तुम्हारा वो खाल करेगा, मुँह छुपाती फिरोगी अपना। तो कुछ दिन अय्याशी करेगा तुम्हारे साथ, फिर तलाक थमाकर निकाल देगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बर्बाद होना चाहती हो तुम? देखो, मैं भी एक लड़की की माँ हूँ, इसलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। उसने तुम्हारे जाते ही मेरी बेटी से शादी कर ली और अब तो वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मिस्टर खान को बड़ी ज़ोर का चक्कर आया।
वो उसके साथ धोखा कैसे कर सकता था? अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो इतने अरसे से तुम्हें ढूंढा क्यों नहीं उसने? इसके लिए कुछ मुश्किल थोड़ी है। जैसे उसने तुमसे तुम्हारा घर छीना और तुम्हें निकाल बाहर फेंका, इस तरह फिर से तुम सड़क पे आ जाओगी। लड़की, कुछ समझदारी से काम लो, किसी पे इतना अंधा एतबार नहीं करते। विश्वा ने उसे समझाने की कोशिश की। आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर खान ने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यावर उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो यावर की स्टडी में पड़े अपने मकान के कागजात पे मलकियत के हकूक़ में देख लेना कि किसका नाम दर्ज है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और सबूत भी दिखा देती हूँ। विश्वा ने अपने फ़ोन से मिराल और यावर की तस्वीरें निकाल कर दिखाई। वो उनकी शादी की तस्वीरें थी। मिराल दुल्हन बनी हुई थी और यावर सूट पहने हमेशा से भी ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो बहुत ही मोहब्बत पाश नज़र से मिराल को देख रहा था, वही नज़रें जिनसे वो अक्सर मिस्टर खान को देखा करता था। कुछ तस्वीरें उस दिन अस्पताल वाली भी थी, जिसमें मिराल यावर के गले लगी हुई थी। किसी में वो उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी और किसी में यावर मिराल दोनों एक साथ बैठे एक दूसरे का सर टकाए सो रहे थे। सिर्फ बैकग्राउंड किसी खूबसूरत जगह का था, जैसे वो किसी हनीमून पर हाँ। और भी उन दिनों की काफ़ी तस्वीरें थी एक दूसरे के साथ, जो विश्वा उसे दिखा रही थी। मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर खान अब भी दिल में कहीं खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। ये सब झूठ होगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो जब तुमसे कहता है कि काम है तो वो काम पे जाता है? वो मेरे पास आता है। उस दिन जब तुम्हें बुखार था वो मेरी एक कॉल पे भागा मेरे पास आया था। सारा दिन उसने मेरे साथ गुजारा था। क्या उसने तुम्हें एक बार भी कॉल की? नहीं ना। जब वो मेरे पास होता है तो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला? तो स्वीट हार्ट, वो मेरे साथ ही होता है। उसी ने बताया कि तुम्हें बुखार था, फिर भी वो मेरे बुलाने पर आ गया। इतनी मोहब्बत करता है वो मुझसे। अब तुम खुद को जितना जल्दी उसकी खुशफहमी से बाहर निकाल लोगी तुम्हारे लिए इतना अच्छा होगा। मिस्टर खान की नज़रों के सामने ज़मीन और आसमान घूम गए थे। यावर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बेहतर होगा अगर तुम खुद ही चले जाओ उसकी ज़िंदगी से, वरना वो धक्के देकर निकाल तो देगा तुम्हें। वो यावर अली सिकंदर है। लो स्टैंडर्ड चीज़ें सबसे पसंद नहीं आती। मिराल ने नफरत तमेज़ लहजे में कहा और अपनी माँ को चलने का इशारा किया। वो सदमे से शौक देकर अंदर ही अंदर मुतमईन होकर टुक टुक कर बातें करती निकल गई। उनका काम हो चुका था। वो बेजान कदमों से अपने कमरे में आई, बेड पे ढह गई। उसे मालूम नहीं था कि कब उसके बेआवाज़ आंसू सिसकी में बदल गए। वो तकिए में मुँह छुपा कर रो रही थी। उसके जहन में सब कुछ घूम रहा था। मिराल से शादी, उसके बच्चे की माँ, मिस्टर खान का घर, उसके बाबा का हार्ट अटैक। उसके बाद उसे एक एक करके वो सब याद आ गया था जो वो पिछले कुछ दिनों से यावर की मोहब्बत के धोखे में फरामोश कर चुकी थी। वो एकदम से उठी और यावर की स्टडी में गई। अगर विश्वा की बात सच थी तो उसके घर के पेपर्स यावर के पास ही उसे मिल जाने चाहिए। उसने अलमारी हर दराज को छान मारा। उसने हर लॉक्ड अनलॉक्ड दरवाजे खोल कर एक एक कागज़ चेक किया। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे बिलाखिर वो कागजात मिल गए जो उसकी सेफ में थे। मिस्टर खान ने वो काले रंग फाइल पहचान ली। उसके घर के कागजात थे। एक लम्हे को उसने दिल में दुआ की कि उसका शक और विश्वा की बात झूठ साबित हो। उसने कांपते हाथ उसे फाइल खोली। उसके बाद उसे समझने में कोई शक नहीं रहा था कि विश्वा और मिराल की एक एक बात सच थी। यावर ने उसके साथ धोखा किया था। अब वो किसके कंधे पर सर रख कर रोती? उस धोखे का जवाब वो किससे मांगती? वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। बेड पर गिरते उसने रोना शुरू कर दिया। वो उसका भरम एक बार तोड़ चुका था। मिस्टर खान को इस वक्त अपना आप बिल्कुल ऐसे इंसान जैसा लग रहा था जो अपना सब कुछ हार चुका हो, अपनी ज़िंदगी, मोहब्बत और अपनी इज़्ज़त नफ्स। वो एक बार फिर उसका सब कुछ छीन चुका था। 2 साल पहले भी वो इसी बात से ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुई थी उसके बाबा के साथ जो किया था वो अपनी जगह, लेकिन उससे निकाह करके उसे बर्बाद करके तलाक देने की खबर सुनकर मिस्टर खान को दुचका लगा था। वो उस शख्स से मोहब्बत करती थी, लेकिन मोहब्बत की खातिर खुद को दुनिया की नज़रों में बेइज्जत होता नहीं देख सकती थी। उस शख्स ने उनका आसरा तक छीन लिया था। विश्वा की बातें उसके दिमाग में थी। अब फिर से सब कुछ वही होने वाला था और इस मरतबा मिस्टर खान का दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। वो उस पर भरोसा करने लगी थी। उसका मोहब्बत भरा अंदाज़ देखकर मिस्टर खान का दिल पिघला था। 2 साल पहले जो कुछ उसने किया था, उस शख्स की मोहब्बत में अंधी होकर उसने वो सब भुला दिया था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसका वो घर जो उसने लोन के एवज़ ख़रीदा था, वहाँ से उनको निकलवाने का प्लान भी उसी का था। कितना टॉर्चर किया था उस शख्स ने उसे सिर्फ एक बदले की खातिर। वो बदला भी किस जुर्म का जो उसने किया ही नहीं था। वो दिल बर्दाश्ता थी। उसकी नफ़रत भी वक्ती थी, जिसे वो सिर्फ नफ़रत समझती रही। वो उसका गुस्सा था जो उस शख्स की मोहब्बत के हिसार में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो गया था। लेकिन अब की बार उसे जो कुछ पता चला था, उसने मिस्टर खान का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। उसने ठान लिया था कि अब वो इस मोहब्बत को कमज़ोरी नहीं बनने देगी। वो उसे हिसाब मांगेगी उसकी हर ज़्यादती का। वो काफ़ी देर से दुकान पर मौजूद अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। उसकी गाड़ी भी अचानक ख़राब हो गई थी। जल्दी आज फ़ारिग हो गया था। घर जाने का इरादा था। अभी थोड़ा ही दूर गया जब एकदम से गाड़ी बंद हो गई। 2-3 घंटे तक वो गाड़ी ठीक करवाता रहा और इतना आहिस्ता काम कर रहा था वो, हर आधे घंटे के बाद वो उसे बस हो गया कहकर टाल देता था। कहाँ जा रहे हैं सर आप? कई गाड़ी मैं सुबह मंगवा लूँगा, काफ़ी देर हो गई है। यावर ने कलाई पर बांधी घड़ी देखते हुए कहा। रात के 9:30 बजने वाले थे। बस 5 मिनट में ठीक हो जाएगी, आप अभी ले जाएं।
यावर को ऐसा ही लगा, लेकिन वो रुक गया। 5 मिनट बाद उसकी गाड़ी ठीक भी हो गई। आधा घंटा उसे मज़ीद लगा, मगर पहुंचने में रास्ते से उसने मिस्टर खान के लिए उस गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भी ख़रीदा था। पता नहीं क्यों उसका दिल क्या आज उससे कोई सरप्राइज़ दे उसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो अंदर से खुश था। उसके वालिदैन ने मिस्टर खान को अपनी बहू मान लिया था। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था। वो उसके पास थी तो वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। गार्ड ने उसकी गाड़ी देकर फ़ौरन गेट खोला। उसने गाड़ी अंदर पार की और साथ वाली सीट पर रखा गुलदस्ता उठाकर मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसका रूह अपने कमरे की जानिब था। उम्मीद तो ये थी कि मिस्टर खान बेडरूम में होगी। मुलाजिम भी कम नज़र आए। उसे हैरत हुई, लेकिन उसने फूल लेते हुए मिस्टर खान के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट का सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो तकिए में मुँह दिए लेटी हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ अपना कोट उतार कर उसके पास आ गया और गुलदस्ता पीछे को छुपाया। मिस्टर खान, यावर ने उसके कान में सरगोशी की। उसने कोई हरकत नहीं की, ये ना ही कोई जवाब दिया। यावर को कुछ अजीब लगा। उसने मिस्टर खान का रूह अपनी जारी मोड़ने की कोशिश की तो उसने एकदम से यावर का हाथ झटक दिया। उसका इस तरह करना यावर को शौक दिला गया। सूजी हुई और सुर्ख आंखों में गुस्सा और नफरत लिए वो यावर को देख रही थी। मिस्टर खान, क्या हुआ है? यावर एकदम परेशान हुआ। मिस्टर खान का चेहरा अच्छी खबर नहीं सुना रहा था। यावर ने उसके आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर खान ने फ़ौरन से उतर कर बेड से उसे दूर जाकर खड़ी हुई। यावर को देखकर उसे फिर से रोना आने लगा। सारी बातें फिर से उसके जहन में घूमने लगी। क्या हुआ मिस्टर खान, बताओ मुझे। वो एकदम से परेशान हो गया। उसके दिल में हथर की घंटियाँ बज रही थी। इधर देखो मेरी तरफ। क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मिस्टर खान, क्या हो गया है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुबारक हो आपको, आप बाप बनने वाले हैं। मिस्टर खान ने चिढ़ा कर गुस्से से कहा। यावर को उसकी बात और अंदाज़ एक दूसरे से मैच करते हुए बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो उसे खुशखबरी भी सुना रही थी तो इस अंदाज़ में क्यों सुना रही थी? वो सोच रहा था कि उसके रूप की वजह क्या है। उसके दिल में अजीब व गरीब वहम आ रहे थे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसका इस तरह से रोना उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद मीराल को आपकी ज़रूरत हो। मिस्टर खान ने अपनी हथेली की पुश्त रगड़ कर अपने आंसू साफ किए। क्या बोल रही हो? और ये तुम्हें हुआ क्या है? मीराल आपकी बीवी है? ये बात आप मुझे कब बताने वाले थे? क्या फजूल बातें कर रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जब आप मीराल से शादी कर चुके थे तो मुझे वापस लाने की क्या ज़रूरत थी? यावर को समझ नहीं आया वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। मीराल से शादी किसने बताया है तुम्हें? ये मैं सबूत देख चुकी हूँ। सबूत? मुझे भी दिखाओ ज़रा, मैं भी तो देखूँ। उस दिन गाड़ी में आप खुद मुझसे दूसरी शादी के बारे में पूछ रहे थे। आप इसीलिए पूछ रहे थे ना क्योंकि आप मीराल से शादी कर चुके हैं। इसके बाद भी सबूत चाहिए आपको? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, बताएं। वो तो मैंने ऐसे पूछा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शादी कर चुका हूँ या कर लूँगा। और ये सब तुमसे कहा किसने? पहले वो उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए नरमी से बोला था, मगर आखिर में उसका अंदाज़ सख्त हो गया। कितना छुपाएंगे आप? मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी है? और ये सब उल्टी सीधी बातें किसने कर डाली हैं तुम्हारे दिमाग में? तुम मेरी बीवी हो, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अच्छा वाकई? तो बताएं फिर, मेरा पुराना घर जो आपने मुझसे ख़रीदा था वो अब तक आपके नाम क्यों है? क्या आप नहीं थे वो जिसने मुझे बेआसरा करने के लिए वो सारा खेल खेला था? मेरे बाबा की ज़िंदगी काफ़ी नहीं थी जो आप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं? तुमसे किसने कहा ये सब? उसके गले में कुछ अटकने लगा। अगर वो मिस्टर खान को सच बता देता तब वो उससे मज़ीद बदजन हो जाती, और अगर वो उससे झूठ बोलता फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सच वो जान चुकी थी। यही एक राज था जो वो उसे कभी बताना नहीं चाहता था। मिस्टर खान ने बेड के साइड टेबल के दराज से एक फ़ाइल निकाल कर उसके सामने की। यावर इस फाइल को देख कर ही पहचान गया था इसमें क्या था। उसके माथे पर बल गायब हो गए। यावर को आज हकीकी मानों में एहसास हो रहा था कि मुश्किल में फंस जाना किसे कहते हैं। इसके बाद वो शायद ही कुछ कहने की नौबत आती। वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। यावर का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। ये रहा सबूत। अब आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे यहाँ रहने के लिए। ईमान को बुलवाएं अभी और इसी वक्त। आपको मुबारक हो मीराल और आपकी औलाद। मैं आपके साथ अब किसी सूरत नहीं रहूँगी। मिस्टर खान, ये क्या पागलपन है? कोई कुछ भी कहेगा तुम उसकी बातों पे यकीन कर लोगी? सबूत आपके सामने है। आप अपने झूठों पे कायम है। घर मेरे नाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन मीराल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपनी सफाई दे रहा था। यावर अली सिकंदर को बहुत दिक्कत हो रही थी ये सब कहने में। यह ड्रामा बंद कर दें। आप बहुत बड़ी गलती की। आप पे एतबार कर लिया। मेरी बहन को बुलवाएं, मुझे अब यहाँ नहीं रहना आपके साथ। इससे पहले कि वो उसे निकालता वो खुद ही चली जाती तो कम अज़ कम उसकी इज्जत बची कुची तो रह जाती। वो उसे सामने से हटाकर दरवाजे की जानिब जाने लगी तो यारम एकदम से गुस्से में आ गया था। पहले ही इतनी मुश्किल से मिली थी, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? सीधी तरह बताओ मुझे, ये फतूर कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? आपको क्या लगा था आप मुझे धोखा देते रहेंगे और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? कौन सा धोखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये सब झूठ है। जिसने तुमसे ये कहा तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कहा और तुमने यकीन भी कर लिया। इतने दिनों से तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही थी। मोहब्बत आप मुझसे मोहब्बत करते तो नज़र आती। मोहब्बत तो आप मीराल से करते हैं, उसके बुलाने पर फ़ौरन चली जाती हैं उसके पास। आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, आप कह दें ये भी झूठ है। फजूल बातें मत करो। देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब।
जाने दें मुझे, मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। मिस्टर खान, क्या हो गया है? ये क्या बेवकूफ़ी ऐसे क्यों कह रही हो? आप क्या अब क्या चाहिए आपको मुझसे? अब रह क्या गया है? अपनी होश तो पूरी कर ली आपने, बस बहुत हो गया। उसने झटके से मिस्टर खान का बाजू छोड़ा। उस वक्त से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। अब अगर तुमने एक गिलास मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे ठीक ठाक से गुस्सा आ गया। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। मिस्टर खान, मेरी जान, देखो ऐसे मत करो, ये सब झूठ है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये गलतफहमी है। उस वक्त मैंने जो भी किया वो सब गलतफहम। यावर के दिमाग में एकदम झुमका सा हुआ। उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा। उसे 3 साल कबल वो दिन याद आया था जब उसने मिस्टर खान के पापा के सामने सबूत रखा और वो उसके बाद कुछ नहीं बोले थे। उस वक्त जाते हुए उन्होंने जिन नज़रों से यावर को देखा था, उन नज़रों का मतलब समझा था। अदराक उसके लम्हे उस पर खुला था कि जब किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को कैसे ठेस पहुँचती है। शफ़ी अहमद कमज़ोर थे, अपनी सफाई नहीं दे सके थे क्योंकि सबूत उनके पास सामने थे, बेशक झूठे ही सही, लेकिन इस वक्त मिस्टर खान ने जो कागजात उसके सामने पेश किए थे वो बिल्कुल असली थे। एक सबूत की बुनियाद पर वो अब उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। यावर को अब समझ आया था कि किसी की नज़र में बेतवारी दिखना किस कदर तकलीफ़ देता है। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मेरी बहन को बुलवाएं, मुझे अब नहीं रहना आपके साथ। उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई थी, लेकिन वो मुसलसल रोते हुए कोशिश कर जा रहा था। यावर ने उसका बाजू पकड़कर बेड की तरफ ले गया। वो हाथ मत लगाएं मुझे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो हम बात करेंगे फिर। यावर ने फाइल हाथ में पकड़े रखी और नज़र उस पर डालकर बाहर निकल गया। वो कितनी देर स्टडी रूम में कुर्सी पर बैठा अपनी कनपटी को चलाता ये सोच रहा था कि आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि मिस्टर खान यूँ उस पर बेतबारी हो गई। उसके सामने मेज़ पर उसके घर के कागजात पड़े हुए थे। वो ये सोचने लगा था कि उसके हाथ ये फ़ाइल लगी कैसे। ये तो उसने अपनी सेफ में रखे थे। उसके घर के मेन दरवाज़ों पे हर जगह लॉक लगे हुए थे। कमरे की कुछ अलमारियों में सिस लॉक भी था और कोड लॉक भी। कुछ लॉक कार्ड से खुलते थे। ये फ़ाइल पहले दिन से ही सेफ में पड़ी थी। यावर के वह गुमान में नहीं था कि यह कागजात कभी मिस्टर खान के हाथ भी लगेंगे। वो कागजात दोबारा सेफ में रख दिए, मगर वो मुसलसल एक ही बात सोच रहा था। मिस्टर खान के जहन में ये बात आई कहाँ से? क्या वो उसके स्टडी की तलाशी ले रही थी? मगर क्यों? वो भला ज़रूरत तो नहीं आई कभी। ये बात कौन जानता था? मिस्टर खान का घर उसके पास है और उसे ये बात किसने बताई कि मिराल उसकी बीवी है और सोने पे सुहागा कि वो उसके बच्चे की माँ है। उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा कहानी सुलझाने में, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि मिराल ऐसा कर सकती है। वो सिर्फ उसकी एक्स फैंसी नहीं बल्कि उसके दोस्त और कज़न भी थी। वो ऐसा क्यों करेगी? वो सब कुछ इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? और वजह जानने में भी उसने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। मिस्टर खान के जाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिराल को ही होता। सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए उसने गार्ड से पूछा कि आज यहाँ कोई आया था। हालांकि वो CCTV भी चेक कर सकता था, मगर पीछे गार्ड से पूछना बेहतर था। यहाँ कोई आया था आज? नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं CCTV की रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकता हूँ। वो सर, विश्मा मैडम और मिराल मैडम आई थी शाम को। यावर को बेयकीनी हुई। सिर्फ मिराल नहीं, विश्मा भी साथ थी। अब उसे शक नहीं हो रहा था। घर में एक मुलाजिम और मुलाजमा भी नज़र नहीं आ रहे थे सिवाय बाहर वाले गार्ड्स के। यावर ने आहिस्ता से बगैर आवाज़ के दरवाज़ा खुला, अंदर आकर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दबे कदमों चलते उसके नज़दीक आया। मिस्टर खान बेड के साथ फर्श पर बैठी थी। वो दोनों बाजू मोड़कर बेड पर रखे, उनका तकिया बनाए सर रखे सो रही थी। वो यकीनन कुछ देर पहले सोई होगी। यावर एक नज़र उस पर डालकर ड्रेसिंग रूम में गया और कपड़े निकाले। वो शाम से इसी बिजनेस सूट में था। अब सोने से पहले उसने शावर लिया और कपड़े बदल कर बाथरूम से बाहर आ गया। रात का 1:30 बज रहा था। लाइट्स अभी तक ऑन थी। उनका लाया हुआ फूलों का बुके ज़मीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने ज़ोर से कुचल कर फेंका हो। वो जितना उसे तकलीफ़ से बचाना चाहता था उतनी ही तकलीफ़ उसे मिलती थी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी थी। उसे अपनी साइड का टेबल लैंप चलते रहने दिया था और फिर मिस्टर खान के पास आ गया। उसने झुककर बहुत एहतियात से उसके अपनी बाजू में उठाया और बेड पर डाला। मिस्टर खान को अपना वजूद किसी की नरम गिरफ्त में महसूस हुआ। उसका जहन बेदार होने लगा। उसने बेड की नरम से मैट्रेस पर लेटते ही कसमसाई और आहिस्ता से अपनी भीगी आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। मिस्टर खान ने मध्यम रोशनी में अपनी